हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीसीए बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेन जून 2022 एग्जामिनेशन के जो 24 जून 2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुए केमिस्ट्री के पेपर की, जहां हम इस पेपर में पूछे गए पूरे 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सेक्शन ए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, और सेक्शन बी जिसमें न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। यहाँ इस वीडियो में हम पूरे 30 क्वेश्चंस के आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे इस पेपर में आपसे पूछा गया था, ये मोल कंसेप्ट का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन था जो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन को हम एक तरह से कह सकते हैं एक मॉडरेट क्वेश्चन था, जिसमें आप इस कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 1. 120 gram of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330 gram of CO2 and 270 gram of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively are. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 120 ग्राम, और उसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। और जब उसका कंबशन करवाया गया, कंप्लीट कंबशन हुआ, तो वहां से 330 ग्राम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड हुआ और 270 ग्राम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड हुआ। तो आपको बताना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको देखिए। ऑप्शन ए 25 एंड 75, ऑप्शन बी 40 एंड 60, ऑप्शन सी 60 एंड 40, ऑप्शन डी 75 एंड 25। इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 75 एंड 25। चलिए अब इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं, जिससे बात और अच्छे से समझ में आएगी। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो 120 ग्राम। मास ऑफ CO2 ये भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 330 ग्राम। तो जब हमारे पास CO2 का मास गिवन है तो हम CO2 के मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दैट इज NCO2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 330 ग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मोलर मास ऑफ CO2 दिस इज 44 ग्राम पर मोल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो NCO2 हमारे पास आ जाएगा 7.5 मोल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 मोल ऑफ CO2 है 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल CO2 के अंदर 1 मोल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, 7.5 मोल्स ऑफ CO2 विल हैव 7.5 मोल्स ऑफ कार्बन। क्योंकि 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल कार्बन होता है, तो 7.5 मोल्स ऑफ CO2 में 7.5 मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो मास ऑफ कार्बन की जब बात करेंगे तो वो कैसे आएगा, तो मास ऑफ कार्बन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन। मोलर मास ऑफ कार्बन 12 होता है, मोल्स ऑफ कार्बन हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं ऊपर। तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो WC दैट इज मास ऑफ कार्बन, NC नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड NWC मोलर मास ऑफ कार्बन। जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो देखिए आगे कैसे। तो WC क्या आएगा जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 7.5 मोल्स ऑफ कार्बन इनटू 12 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ कार्बन। ऑन मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 90 ग्राम। अब आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, मास ऑफ कार्बन ये आपके पास ऑलरेडी है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 ग्राम। 120 ग्राम ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75% ऑफ कार्बन। तो इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसका कंप्लीट कंबशन हुआ, CO2 और वाटर मिला, उसके अंदर 75% ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। अब यही कैलकुलेशन हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो देखिए कैसे। तो देखिए सबसे पहले मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 270 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इज 270 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। तो जैसे इसको डिवाइड किया आपके पास आंसर आ गया 15 मोल्स। अब हम जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो 15 मोल्स ऑफ वाटर विल हैव
15 into 2 that is 30 moles of hydrogen atom. Okay, अब आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ चुके हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा, वो कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि 15 मोल्स ऑफ वाटर विल हैव 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां तक हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो WH दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट। NH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऊपर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हम ऑलरेडी जानते हैं। So 30 moles, this we have calculated 1 gram per mole, this thing which we have already known. So 13 to 1, ये आ गया आपके पास 30 ग्राम, ये आ गया आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया 30, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपके पास 25% ऑफ हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच सेज 75 and 25 means the organic compound has 75% of carbon and 25% of hydrogen। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज। मींस आपके पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर, और वहां पे इस 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले फोटोन के लिए 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, इसको कैलकुलेट करना है। आपके पास गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट h 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपके पास ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। A 235 किलो जूल पर मोल, B 325 किलो जूल पर मोल, C 399 किलो जूल पर मोल, एंड D 435 किलो जूल पर मोल। अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी विच इज 399 किलो जूल पर मोल। अब कैसे आया है तो इसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखें। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला E मोल इज इक्वल टू hc by lambda into Na। जब आपको 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है hc by lambda into Na। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्बडा आपको गिवन है 300 नैनोमीटर, तो सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना है लैम्बडा जो है आपको मीटर में रखना है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ दे रखी है वो नैनोमीटर में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेवलेंथ को नैनोमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे। तो जैसा कि मैंने कहा वेवलेंथ कितना दे रखा है 300 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। सो 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा। तो लैम्बडा आपके पास आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला वी गेट, जब ये सारी वैल्यूज जो गिवन है आपके पास ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास सॉल्व करने। तो पहले हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 399.13 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। अब क्योंकि आंसर जूल में है, आपको किलो जूल में चाहिए तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। सो ई मोलर आ जाएगा 399.13 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो जूल पर मोल। 1000 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 399 किलो जूल पर मोल, जो कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको 3 स्पीसीज दे रखी हैं और उनके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ C2-2 N2-2 एंड O2-2 इज रेस्पेक्टिवली। आपके पास ऑप्शन है ए C2-2 लेस देन N2-2 लेस देन O2-2। ठीक है। ऑप्शन बी O2-2 लेस देन N2-2 लेस देन C2-2। ऑप्शन सी
C2 minus 2 less than O2 minus 2 less than N2 minus 2, and option D N2 minus 2 less than C2 minus 2 less than O2 minus 2. अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो तीनों स्पीसीज हैं, इन तीनों स्पीसीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, इनके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना है, और फिर उस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज की बेसिस पे इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं C2 minus 2 आयन की, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 minus 2 आयन इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2px2 pi 2py2 सिग्मा 2pz2। नाउ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 minus 2 आयन विल बी, हम अच्छे से जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na अपॉन 2। यहाँ पे जो Nb है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। Na डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO एंड डिवाइडेड बाय 2। अब जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो BMO में है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ABMO में है। तो 10 माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। 10 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 6 by 2, दिस कम्स आउट टू बी 3। ये आपके पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 minus 2 आयन। इसी तरह से अब बाकी स्पीसीज की भी बात करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट स्पीसीज हम लेते हैं N2 minus 2। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 minus 2 आयन विल बी, अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें N2 minus 2 की, देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 minus 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 minus 2 आयन हमको कैलकुलेट करना है। क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb minus Na अपॉन 2, सेम फॉर्मूला। Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO में कौन कौन से हो जाएंगे, सिग्मा 2s2 हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास Nb की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बचा Na की कैटेगरी में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। तो टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो Na की कैटेगरी में है। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 10 माइनस 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 minus 2 आ गया आपके पास 2। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड और लास्ट स्पीसीज की बात करते हैं। थर्ड स्पीसीज हमारे पास है O2 minus 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 minus 2 आयन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 minus 2 आयन की बात करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, BMO और ABMO के इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करके पुटअप करना है और फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर O2 minus 2 आयन का। बॉन्ड ऑर्डर O2 minus 2 आयन के लिए हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb minus Na अपॉन 2। यहाँ पे Nb जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है 8। सो 10 माइनस 8 अपॉन 2, दिस इज 2 अपॉन 2, दिस कम्स आउट टू बी 1। तो अब हमारे पास तीनों स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर आ गए, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ C2 minus 2 N2 minus 2 एंड O2 minus 2 आयंस आर 3 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे hence the correct option is B is which is the correct answer, it's which says O2 minus 2 सबसे कम क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 1, N2 minus 2 उससे ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, और C2 minus 2 उससे भी ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एक तरह से मॉडरेट कैटेगरी की हम अंदर रख सकते हैं, जिसपे आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए और फिर करेक्ट कैलकुलेशन के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन आर एज गिवन बिलो। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की एंथैल्पीज ऑफ कंबशन किलो जूल पर मोल के अंदर गिवन है। हाइड्रोजन के लिए है -286.0, कार्बन ग्रेफाइट के लिए है -394.0 और C2H6 गैसियस के लिए है -1560.0। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या बताना है, देखिए आपको बताना है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन इज। आपके पास ऑप्शन है A +54 किलो जूल पर मोल,
बी -68 किलो जूल पर मोल, सी -86 किलो जूल पर मोल एंड डी +97 किलो जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी। कैसे आया तो अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या रिलेशन होता है। The standard enthalpy of reaction and the standard enthalpy of combustion are related to each other as follows. Delta HR, which is standard enthalpy of reaction, it is equal to standard enthalpy of combustion of reactant minus standard enthalpy of combustion of product, where A and B, which we have used in this formula, are the stoichiometric coefficients of reactants and products respectively. यानी जितने भी reactants हैं उन सब का जो stoichiometric coefficient आ जाएगा A, और उन जितने भी reactants हैं उन सब की enthalpies of combustion हम यहाँ लिख देंगे और उनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा total standard enthalpy of स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो हमारे पास सबसे पहले भी ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन क्या है। डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन मतलब हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन पूछा गया है, तो उसकी बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस, इट विल गिव C2H6 गैस। क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो C2H6 है वो गैसियस फॉर्म में फॉर्म होना चाहिए, उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, और जिन एलिमेंट से वो फॉर्म हो रहा है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट है H2 गैस और कार्बन के लिए है ग्रेफाइट। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन which is equal to the sum of total standard enthalpy of combustion of reactants minus total standard enthalpy of combustion of products। अब इसमें reactants और products को लिखेंगे, फिर उनकी वैल्यूज लिखेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने क्या कह दिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन which is equal to twice of standard enthalpy of combustion of graphite plus thrice of standard enthalpy of combustion of hydrogen minus standard enthalpy of combustion of ethane। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, तो जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला वी गेट, सारी वैल्यूज पुट करने पर क्या आएगा, तो standard enthalpy of reaction is equal to standard enthalpy of formation of ethane which is twice of -394 plus thrice of -286 -1560 किलोजूल पर मोल। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई किया 2 को -394 से -788 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया -286 से तो -858 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1560 किलोजूल पर मोल आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया तो -1646 आ गया, और बाहर 1560 किलो जूल पर मोल है ही है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन एंड विच इज आल्सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, दोनों को जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन, वो आ गया -86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, hence the correct answer is option C which says -86 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड एक मॉडरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन इज x टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का x टाइम है। तो ये x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ln 10 is equal to 2.303 and log 2 is equal to 0.3010। आपके पास ऑप्शन गिवन है A 1.12, B 2.43, C 3.32 और D 33.31। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो हो जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसी तरह से हम क्या कह देंगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, उसमें आप 90% पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम T 90% इज इक्वल टू 1 अपॉन K ln A अपॉन A माइनस एक्स। तो 1 अपॉन K ln A कितना है 100%, x कितना है 90%, तो आ जाएगा ln 100 अपॉन 100 माइनस 90। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे देखिए कैसे। तो T 90% इज इक्वल टू 1 अपॉन K ln 100 अपॉन 10 आ गया, डिवाइड किया तो T 90% इज इक्वल टू 1 अपॉन K ln 10 आ गया। ln 10 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K। ये हो गई इक्वेशन 2 जो T 90% है, T हाफ जो कि इक्वेशन 1 है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। देखिए आगे सॉल्यूशन क्या कहता है। So on dividing the equation 2 by equation 1, we get T 90% upon T half is equal to 2.303 upon K and K upon 0.693। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे आंसर आएगा। तो हम क्या कह देंगे, T 90% अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 3.3। कैसे आया ये, तो T 90% और T हाफ को हमने डिवाइड किया तो 2.303 अपॉन 0.693, क्योंकि कैसे के कैंसिल हो गया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया T 90% अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 3.32। तो हम कह देंगे T 90% कितना है 3.32 टाइम्स ऑफ T हाफ। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3.32। ओके, hence the correct answer of this question is option C which says 3.32। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी। और ऑप्शंस आर ए मरकरी, बी सिल्वर, सी गैलियम एंड डी सीजियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी सिल्वर। कैसे है तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जो मेटल्स मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, जबकि सिल्वर जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, और फिर इनकी वैल्यू से भी हम थोड़ा सा इसका आइडिया लगा सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि मेटल्स मरकरी, गैलियम एंड सीजियम आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट नियर द रूम टेम्परेचर, बट सिल्वर इज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। So the melting points of the above given metals is as follows। अब इनके melting points की values को देख लेते हैं जिससे और आइडिया मिल जाएगा हमको। मरकरी -38.83 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर 961 डिग्री सेल्सियस, गैलियम 29.76 डिग्री सेल्सियस एंड सीजियम 28.44 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसका यहां से आपको क्लियर समझ में आ ही रहा है कि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ओके, therefore, the melting metal having the highest melting point is silver. So the correct answer of this question is option B, which says silver. Okay, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 मेटलर्जी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 4 रिएक्शन गिवन है, आपको पहचानना है कि कौन सी हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए Cr2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Cr। ऑप्शन बी 2Al2O3 plus 3C gives 4Al plus 3CO2। Option C FeO plus CO gives Fe plus CO2। and option D 2A2 AuCN2 minus plus Zn solid gives 2Au plus ZnCl4 CN4 minus 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले आपको हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है और इसके अंदर क्या होगा। तो हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस जो है, इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोल्टन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन Al2O3। मोल्टन एल्यूमिना आप लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, वहां से आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस के लिए होता है, या जो हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस की खास बात है। तो जहां पे एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस होके आप एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस वाली रिएक्शन है। तो जरा इसकी रिएक्शन देखें और देखिए वो किस कैटेगरी में आती है। तो जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, Al2O3 plus 3C gives 4Al plus 3CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिना का रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम में। ये रिडक्शन कौन कर रहा है, कार्बन, which acts as a reducing agent and it gets itself oxidized to CO2। तो एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है,
कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सी कैटेगरी की रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिना से हमने एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया, तो ये हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस की रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन आपके हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहूंगा हाइड्रोजन चैप्टर से जनरली क्वेश्चन हर बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे क्या पूछा गया देखिए, ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। कौन से सब्सटेंस का जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए NaOH, बी NaCl, सी सोडियम मेटल और डी Na2CO3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए NaOH, यानी जब आप NaOH को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस दौरान आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन्ड हो जाती है। अभी कैसे होता है तो उसको समझते हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is generally prepared commercially by the electrolysis of sodium chloride in the Kastner-Kellner cell। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड करते हैं सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो कि कास्नर केलर सेल सी के सेल में करवाया जाता है। अब आपको पता है जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो आपके पास एनोड कैथोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगी। NaCl है आपके पास तो कैथोड पे कैटायन जाएगा Na+। यहाँ पे स्टूडेंट्स Na+ होना चाहिए, इसको Na+ कंसीडर कीजिएगा। तो Na+ कैटायन पे माइग्रेट करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, रिडक्शन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे बन जाएगा सोडियम अमलगम। एनायन है, एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां से क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन वहां पे रिलीज हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, जो सोडियम अमलगम यहाँ पे बना है इट विल बी ट्रीटेड विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं सोडियम अमलगम जो यहाँ पे बना उसको हमने वाटर से रिएक्शन करवाया, तो वहां से आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस आपको ऑब्टेन्ड हो गई अलॉन्ग विथ मर्करी। ओके, hence the molecular hydrogen is produced as a byproduct in the industrial production of NaOH। NaOH का जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, वहां से आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगा। hence the correct answer for this question is option A। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज ए केमिकल इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कौन सा कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस यूज होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बेकिंग सोडा, बी सोडा ऐश, सी वॉशिंग सोडा और डी कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है और उसका केमिकल नेम क्या है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, जिसको हम केमिकली बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज इट डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस CO2 गैस। ये हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होकर CO2 गैस बनाएगा जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा इट डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस CO2 गैस व्हिच एक्सटिंग्विशेस फायर। तो आपने क्या किया, NaCO3 बेकिंग सोडा को हीट किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, वहां से आपके पास बन गया Na2CO3 व्हिच इज वॉशिंग सोडा, इट इज केमिकली सोडियम कार्बोनेट, और यहां से आपके पास वाटर और CO2 गैस रिलीज हो गया और यही CO2 जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज बेकिंग सोडा NaCO3। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है ये देखिए, PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट। PCl5 तो वेल नोन है लेकिन NCl5 वेल नोन नहीं है। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज, ऑप्शन ए सेज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस, ऑप्शन बी सेज nitrogen does not have d orbital in its valence shell, similarly option C and D are, option C says catenation tendency is weaker in nitrogen than phosphorus, and option D says size of phosphorus is larger than nitrogen। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी। कैसे आया, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो सबसे पहली बात कि PCl5 वेल नोन है ना, NCl5 नहीं है, तो पहले हम NCl5 के रेस्पेक्ट में कहेंगे कि नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d orbital in its valence shell, that is second shell।
नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, उसके पास जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है और उसके सेकंड शेल में वैलेंस शेल के अंदर 2d ऑर्बिटल दैट इज वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका क्या रीजन है, व्हाई 2d सबशेल डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो 2d ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसी वजह से अपनी कोवैलेंसी को, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, 5 तक नहीं ले जा सकता, इसलिए NCl5 नहीं बनता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। So nitrogen cannot expand its covalency, cannot expand its octet, hence its covalency of 5 is not possible, therefore NCl5 does not exist. नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को 4 तक ले जा सकता है, NH4 प्लस अमोनियम आयन बनता है, लेकिन 5 तक नहीं ले जा सकता है, अपनी कोवेलेंसी को 5 तक एक्सपेंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है, वैलेंस शेल में 2d सबशेल नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया नाइट्रोजन के लिए कि वहां पे NCl5 क्यों नहीं बनता है। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस में PCl5 कैसे बन जाता है, वहां क्या कंडीशन है। While phosphorus has vacant d orbital in its valence shell, third shell, which enable phosphorus to expand its octet. तो जैसे कि मैंने कहा फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3 वैलेंस शेल की, तो इसका वैलेंस शेल थर्ड शेल है जिसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और जब इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल हैं तो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, और जब कोवैलेंसी 5 तक एक्सपेंड हो जाएगी तो PCl5 का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हेंस by the by using the vacant 3d orbitals of valence shell, the covalency is expanded to 5 and PCl5 is formed. Okay, इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी भी नहीं कह सकते इसको, डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। क्या कहता है देखिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हाई वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ विल बी। आपके पास चार कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ है। अब इसको मैंने मॉडरेट क्यों कहा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए डेल्टा ओ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और यहाँ पे आपको उसको कैसे रिलेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ए CrH2O होल 6 प्लस 3, बी MoH2O होल 6 प्लस 3, सी FeH2O होल 6 प्लस 3 एंड डी OSH2O होल 6 प्लस 3। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फोर जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, सभी में वाटर एज ए लिगेंड कॉमन फैक्टर है, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बस मेटल कहाँ कहाँ से है, 3D सीरीज से है, 4D से है, 5D से है, कौन से ट्रांजिशन मेटल की सीरीज से है वो डिफरेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, दैट इज OSH2O होल 6 प्लस 3। अभी कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ फॉर द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। कौन कौन से टू फैक्टर्स, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन एंड दूसरा द ट्रांजिशन सीरीज टू विच द मेटल बिलोंग्स। मेटल कौन सी ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है उस पर भी डिपेंड करता है और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। दो फैक्टर हैं जिस पे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ फॉर द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। सो फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। यानी कि जब हम डेल्टा ओ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सभी मेटल आयन का सेम है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे 3D सीरीज से 4D सीरीज, 4D सीरीज से 5D सीरीज, तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि जो क्रोमियम +3 और Fe+3 है वो तो 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं, MO+3 है वो 4D सीरीज से बिलोंग करता है और OS+3 जो है वो 5D सीरीज से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑस्मियम+3 वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग की वैल्यू सबसे हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो 5D सीरीज से बिलोंग करता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, ओके तो हम कहेंगे कि सिंस ऑल द अबाउट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस विथ वाटर, सारे के सारे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हैं वाटर के साथ, therefore the crystal fill splitting energy delta O will be highest for the complex OSH2O whole 6 plus 3 because it contains osmium which belongs to 5D series. Okay, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बस आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये मॉडरेट भी हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी रीड नहीं किया है।
एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स की जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, इन चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी को थोरोली अच्छे से रीड करना होगा, अच्छे से उनके फैक्ट्स को, उनके कंसेप्ट्स को लर्न करना होगा, ताकि आप इनसे पूछे जाने वाले सवाल को कर सकें। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन हर साल जरूर पूछा जाता है जेई मेंस के अंदर। तो यहाँ पे जो जेई मेन का क्वेश्चन पूछा गया है वो पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस इफेक्ट से है, ग्लोबल वार्मिंग से है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सम गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर greenhouse effect. Identify from the following the gaseous species which does not cause it. The options are A CH4, B ozone, C H2O and D N2. आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना होता है, उसके अंदर जो जो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और इनमें से कौन सी जो गैस है वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है या वो उसको कॉज नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर डी। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं, वही ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती हैं, वही हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं। Hence, the greenhouse gases which are responsible for the heating of atmosphere and also causing global warming are methane CH4, water vapors H2O and ozone O3। यानी जो थ्री गैसेस यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती हैं। मैथेन है, उसमें वाटर वेपर्स H2O है, ओजोन O3 है। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज नहीं करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात की गई है। तो देखिए क्वेश्चन 13 क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। आपके पास थ्री कार्बोकेटाइंस हैं ए बी सी, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके ऑप्शंस क्या है जरा एक बार देख लेते हैं पहले, फिर इसके आंसर और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑप्शन ए कहता है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। ऑप्शन बी कहता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ऑप्शन सी कहता है सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ऑप्शन डी कहता है सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर नहीं दिया गया प्रॉपर, क्योंकि क्वेश्चन बोनस है। प्रॉपर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसका प्रॉपर आंसर नहीं आ पाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बोनस होना चाहिए क्योंकि चारों ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर गिवन नहीं है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि कौन से इंडिविजुअल तीनों कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, और फिर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझाते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो हम क्या कहेंगे, among the given carbocations the carbocation A is stabilized by hyperconjugation due to 4 alpha hydrogen atom। देखो हम सब जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाया जाता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना अराइज होता है अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो जो कार्बोकेटाइन ए है उसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और 4 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कार्बोकेटाइन ए में 4 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो उसकी स्टेबिलिटी का रीजन हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, कैसे होगा तो जरा स्ट्रक्चर्स देखिए एक बार ध्यान से। तो आप देख सकते हैं जैसा कि कार्बोकेटाइन ए ये रहा पॉजिटिव चार्ज, उसके आगे वाले दोनों साइड कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 4 स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले फर्स्ट वाले हाइड्रोजन राइट साइड के टॉप वाले हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड बन गया, फर्स्ट कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। फिर सेकंड वाले बॉटम वाले हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, सेकंड स्ट्रक्चर। इसी तरह से ही लेफ्ट साइड के थर्ड कार्बन ने लेफ्ट साइड के थर्ड हाइड्रोजन ने भी पार्टिसिपेट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और इसी तरह से लेफ्ट साइड के टॉप वाले हाइड्रोजन ने भी पार्टिसिपेट किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने देखा कि टोटल 4 स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो कार्बोकेटाइन ए इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट विल हैव 4 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब आगे बात करें दूसरे कार्बोकेटाइंस की। कार्बोकेटाइन सी जो है इट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, बट इट इज आल्सो डीस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम।
कार्बोकेटाइन सी में भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके पास भी 4 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर है, और वो ऑक्सीजन एटम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है। तो इस माइनस आई इफेक्ट जो ऑक्सीजन एटम का लग रहा है, उसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सी की स्टेबिलिटी ए से कम है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दोनों में ही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम है, बट सी में इस ऑक्सीजन एटम का माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन बी की। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी कर दिया है। Hence, similar to carbocation A, the carbocation C will also have 4 conjugating structures, but due to the minus I effect of oxygen atom, it is comparatively less stable. Now, talking about carbocation B, it is the most stable. ये सबसे ज्यादा stable है, क्यों? Because it is stabilized by resonance with lone pair of electrons on oxygen atom and also due to 4 alpha hydrogen atom. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स लग रहे हैं। पहला कि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन बी के अंदर, उसके जस्ट एडजेसेंट में ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से पार्टिसिपेट करेंगे और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। साथ ही साथ इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? कार्बोकेटाइन बी, क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। फिर उसके बाद कौन हुआ? कार्बोकेटाइन ए, क्योंकि उसमें आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और फिर उसके बाद हुआ सी, जिसमें आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन एटम का माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने कहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड आल्सो ड्यू टू द 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीजेस। अब आप रेजोनेंस के फिनोमेना को समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, उसके जस्ट एडजेसेंट पे ऑक्सीजन एटम है, इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बोकेटाइन बी के अंदर। तो जैसे ही लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यू कैन सी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द double bond is formed, the positive charge arrived on the oxygen atom, and it is due to the phenomena of resonance the resonating structures are formed. Okay, तो जो कार्बोकेटाइन बी है उसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। Hence the correct order of stability is BAC. करेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन बी, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन ए, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन सी। Hence none of the given option is correct. कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि BAC आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा बोनस। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस पेपर इज कंसिडर्ड टू बी बोनस। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन। Statement 1 is the presence of weaker pi bond make alkenes less stable than alkenes. Statement 2 says the strength of the double bond is greater than that of carbon-carbon single bond. ठीक है, तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट जो आपको दे रखे हैं, इन दोनों की पहले हम बात कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो एल्कीन्स हैं उसके अंदर जो वीक पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से ही एल्कीन्स जो है वो एल्केन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में। अब इसी स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में आपको आगे आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। So the question says, in the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. A, both statement 1 and statement 2 are correct. B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, and D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए, which is both statement 1 and statement 2 is correct. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, द एल्केन्स आर हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हम सबको मालूम है एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें कि 1 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। So alkanes have carbon carbon single bond in which only one sigma bond is present, while alkenes are having carbon carbon double bond in which one sigma bond and one pi bond is present. आप सबने अच्छे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आप सबको मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। Hence the sigma bonds are more stronger than the pi bonds. Therefore, the pi bond present in the alkenes
Since the sigma bonds are stronger than the pi bonds, therefore the pi bonds present in the alkenes are weaker than the sigma bonds present in the alkanes, which makes alkenes less stable than alkanes, and statement 1 is correct. कहना ये चाह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रांग है पाई बॉन्ड्स की कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड्स तो वीक है, तो जो बॉन्ड वीक होगा उसको ब्रेक करना आसान होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्कीन जो है वो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। एल्कीन्स को पैराफिन भी इसीलिए कहा जाता है because they are having very less affinity, very less reactivity, because they are very stable, क्योंकि उनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जबकि एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और वो स्टेबल इतना नहीं है, तो इस वजह से वो रिएक्टिव होगा। एल्कीन्स रिएक्टिव ज्यादा होते हैं एल्केन्स की कंपैरिजन में, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2 के लिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्या है। तो जैसा कि अभी हमने कहा, सिंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैव वन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, while carbon carbon single bond have only one sigma bond, therefore more energy is required to break one single bond and one pi bond in cc bond c double bond c bond as compared to the breaking of one sigma bond only in carbon carbon single bond. ओके इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों हैं, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, मोर स्ट्रेंथ है उसके लिए। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम क्या कह देंगे, हेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों हैं वो स्ट्रॉन्गर है, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है और आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। क्या कहेंगे हम इसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स और रिएक्शन विल कन्वर्ट ए टू बी। ए से बी तक हम जब पहुंचने की बात कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन या कौन सा रिएजेंट ये कन्वर्जन को कैरी आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए में एक साइक्लिक एक मतलब एल्कीन दे रखा है और यहाँ पे बी में आपके पास एक एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एल्कीन से एल्डिहाइड कैसे बना जा सकता है, कैसे रिएक्शन कैरी आउट हो सकती है। तो ए से बी बनने के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, उनको देखते हैं। आपके ऑप्शन कहते हैं ए पीसीसी ऑक्सीडेशन, बी ओजोनोलाइसिस, सी BH3 followed by H2O2 and OH minus and further followed by PCC oxidation. Option D HBr followed by as hydrolysis followed by the oxidation by potassium dichromate. अब देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे कैरी आउट होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपके सामने यहाँ दे रखा है उसमें आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे, ये एक तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, और जैसे आप BH3 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे फॉलोड बाय H2O2 एंड OH माइनस व्हिच इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जो CH2 वाला पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है, आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था ये उसके अंदर जो ये CH2 ग्रुप था, ये CH2 ग्रुप जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये CH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। ये तो वो इसका फर्स्ट स्टेप। अब हमें इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी जानते हैं कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं पीसीसी के द्वारा, जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां से प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंड स्टेप की बात करें, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आपने पीसीसी के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाया, पीसीसी प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ से CH2OH जो कि प्राइमरी अल्कोहल है उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH3 में। मैथिल ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड। ओके, तो एक बार थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं अच्छे से, क्या कहना चाह रहे हैं कि इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, जो आपके सामने ऊपर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दे रखी है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन होता है किस पर, टू एन एल्कीन, कैसे, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और किस रूल से, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो फर्स्ट स्टेप में वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन होगा एक अनसैचुरेटेड एल्कीन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने क्या कहा अभी, सेकंड स्टेप में मैंने कहा द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड। इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी। Hence the correct sequence of reagent is given in the option C, so the correct answer is option C. Okay, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 16 एक तरह से मॉडरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या कहता है देखिए, ये कहता है कि हेक्स 4-ene-2-ol on treatment with PCC gives A, which on reaction with sodium hypoiodide gives B, which on further heating with soda lime gives C. The compound C is, आपके पास ऑप्शन है A 2-pentene, B propanaldehyde, C 2-butene and D 4-methylpentene। यानी आपको ये कह रहा है कि हेक्स 4-ene-2-ol है, इसकी पहले आप रिएक्शन कराओ पीसीसी से तो आपके पास बनेगा ए प्रोडक्ट, फिर उसकी फर्दर रिएक्शन कराओ हाइपोआयोडाइड से तो बनेगा बी, उसको फर्दर हीट करो सोडा लाइम के साथ तो बनेगा सी। कंपाउंड सी क्या है? तो जरा अब इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कैसे पता चलेगा आपको कि आंसर क्या है, सी कैसे आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी, दैट इज 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन कैसे आएगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जो आपने हेक्स 4-ene-2-ol लिया है, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो पीसीसी से। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि पीसीसी क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH OH मैंने हाईलाइट करके रखा है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, बाकी जो भी अदर थिंग्स है वो अनअफेक्टेड रहेंगी। CH OH जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कीटोन में। यहाँ पे हेक्स 4-ene-2-ol जो हमारा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट ए बनाएगा, विच इज हेक्स 4-ene-2-on। अब इसका आप आइडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे तो देखिए कैसे होगा ये। अब देखिए ये आपने लिया प्रोडक्ट ए, इसको आपने आइडोफॉर्म टेस्ट कराया। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है? CH3CO वाले ग्रुप जिसमें CH3CO स्ट्रक्चर है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CO स्ट्रक्चर है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे अल्कोहल जिसमें CH3CHOH स्ट्रक्चर है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और आपके पास बनेगा प्रोडक्ट बी, विच इज पेंट 3 ओइक एसिड। ठीक है, अब इसका आपको क्या कराना है, इसके बाद फर्दर जो स्टेप 3 है उसमें आपको क्या करना है, NaOH और CaO दैट इज सोडा लाइम के द्वारा उसको डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, वहां हीट करेंगे उसको तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा और वहां से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 दैट इज ब्यूट 2ene और 2 ब्यूटीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज द प्रोडक्ट सी, दैट इज ब्यूट 2ene। ओके, अब इसका एक बार थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, देखिएगा ध्यान से। In the above sequence of reaction, the first step involves the partial oxidation of secondary alcohol to ketone in the presence of PCC। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ किसका, सेकेंडरी अल्कोहल का, किसमें, कीटोन में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है, which converts unsaturated methyl ketone to the corresponding unsaturated carboxylic acid। सेकेंड स्टेप क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है जिसमें कि अनसैचुरेटेड मेथिल कीटोन एक करस्पॉन्डिंग जो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा अनसैचुरेटेड कीटोन कन्वर्ट हो रहा है अनसैचुरेटेड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीसरा स्टेप क्या है, द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो रहा है तीसरे स्टेप में, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम NaOH। ठीक है, NaOH और CaO की प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में इस अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 वहां से बाहर निकल रहा है। Hence the correct answer is option C, which gives the correct final product C। ठीक है, जो कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से आपके सामने फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। कन्वर्जन बेस्ड रिएक्शन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार आपको रिएजेंट पूछे कि कौन से रिएजेंट से कन्वर्जन हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है ये, द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन 1-ol टू N-butylamine involves the sequential addition of reagents। The correct sequential order of the reagents is, यानी आपको क्या कह रहा है कि आपके सामने जो रिएक्टेंट है वो है प्रोपेन 1-ol और आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, एन ब्यूटिल अमीन। इसके अंदर कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स चाहिए, वो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स क्या है, उनकी करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें हम। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट SOCl2, सेकंड KCN, थर्ड H2 nickel NaHg C2H5OH। ऑप्शन बी कहता है फर्स्ट HCl, देन सेकंड H2 nickel NaHg C2H5OH। ऑप्शन सी says first SOCl2, third second KCN, third CH3NH2 and option D says first HCl and second CH3NH2।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए। ठीक है, जब हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो करेक्ट केमिकल रिएक्शन, डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या रिएक्टेंट गिवन है और आपको फाइनल प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचना है, वही आपकी डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोपेन 1 ऑल विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2CH2OH, and you have to convert this primary alcohol into a primary amine and butylamine आपको बनाना है, 1 कार्बन इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2CH2NH2, तो प्राइमरी अमीन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक है, अभी कैसे होगा तो अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में देखिए आपने क्या किया, इस प्राइमरी अल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल की रिएक्शन कराई SOCl2 से। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड होता है, जब आप इससे रिएक्शन कराते हो तो जो भी अल्कोहल है वो करस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने लिया प्रोपेन 1 ऑल, इट विल रिएक्ट विद SOCl2 एंड SOCl2 के साथ रिएक्शन करने पर जो OH है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, दिस OH विल कन्वर्ट इनटू Cl, और यहाँ पे जो प्रोपेन 1 ऑल लिया था ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, जिससे कि आपके पास एल्किल क्लोराइड मिल गया। अब आप इसकी रिएक्शन कराओगे केसीएन के साथ, तो केसीएन के साथ रिएक्शन कराने पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें साइनाइड न्यूक्लियोफाइल आके इस पे जुड़ेगा और सीएल को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने केसीएन से रिएक्शन कराई, आपके पास प्रोडक्ट बन गया CH3CH2CH2CN, दैट इज ब्यूटेन नाइट्राइल। और जैसा ऐसा आपने इस केसीएन से रिएक्शन कराई तो 1 कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये 3 कार्बन चेन थी, ये 4 कार्बन चेन है, ये अल्किल क्लोराइड से आपने ब्यूटेन नाइट्राइल बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, इस साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, दैट इज हाइड्रोजन और निकल, और यू कैन आल्सो टेक NaHgC2H5OH। दोनों रिएजेंट क्या काम करते हैं, साइनाइड को कंप्लीटली रिड्यूस कर देते हैं किसमें, करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन में। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूटेन नाइट्रल था, और जैसे आपने रिडक्शन कराया दोनों रिएजेंट्स की में से किसी की भी प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाएगा एन ब्यूटिल अमीन। तो इस तरह से आपके पास जो रिएक्टेंट था प्रोपेन 1 ऑल वो कन्वर्ट हो गया एन ब्यूटिल अमीन में। एक बार इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। देखिएगा ध्यान से। Yes. In the above sequence of reaction, the first step involves the conversion of a primary alcohol into a primary alkyl chloride in the presence of thionyl chloride. तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इसमें, पहले स्टेप में जो प्राइमरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, किसकी प्रेजेंस में, थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। ओके, अब आगे देखिए स्टेप 2 क्या कह रहा है। The second step is a nucleophilic substitution reaction where the primary alkyl chloride is converted into alkyl cyanide on treatment with KCl. तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, एल्किल क्लोराइड था, उसकी आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्किल साइनाइड में। और रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने, केसीएन के साथ। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है रिडक्शन। कैसे होगा, the third step involves the reduction of alkyl cyanide into primary amine in the presence of hydrogen nickel, that is catalytic hydrogenation, और NaHgC2H5OH। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो एल्किल साइनाइड था वो प्राइमरी अमीन में रिड्यूस हो गया, जो भी आपने करस्पॉन्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट लिया उसकी प्रेजेंस में। तो इस तरह से आपने डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन को इन जो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट से आपने यूज किए वहां से प्रोडक्ट बन गया। Hence the correct sequence of reagent is given in the option A, which is your correct answer। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इससे हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही है। इस बार क्या पूछा है देखिए इन्होंने, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। आपके सामने 4 पॉलीमर दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। यानी जो 3 होंगे वो तो कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल होंगे, एक जो होगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सेज नायलॉन 66, बी डैक्रोन, सी ब्यूना एन एंड डी सिलिकॉन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी ब्यूना एन, वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो एक बार जरा देखते हैं कि ब्यूनाइन फिर कौन सी कैटेगरी में आता है और बाकी तीनों कैसे कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यस, नायलॉन 66 की सबसे पहले बात करते हैं। तो नायलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडेपिक एसिड। एक बार जरा से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं यहाँ पे कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं उसमें क्या होता है, 2 मोनोमर यूज होते हैं और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोनोमर कौन है,
एडेपिक एसिड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा कौन है, हेक्सामेथिलीन डायमीन, तो इसमें अमीन फंक्शनल ग्रुप है। और जब इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास पॉलीअमाइड बन जाएगा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो नाइलॉन 6 जो है वो एक तरह से पॉलीअमाइड कैटेगरी का पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड बात करते हैं हम डैक्रोन की। डैक्रोन क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। किसका है ये कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है टेरेप्थिलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का। टेरेप्थिलिक एसिड में COH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एथिलीन ग्लाइकोल में OH फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों मोनोमर में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए और इनकी रिएक्शन से बनेगा एस्टर, यानी जो डैक्रोन है वो एक तरह से पॉलीएस्टर कैटेगरी का पॉलीमर है, पॉलीएस्टर कैटेगरी का कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। अब बात करें थर्ड ब्यूना एन की। ब्यूना एन एक कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो ये क्या है, तो ब्यूना एन जो है वो एक एडिशन को पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान जो पॉलीमर बनते हैं उसको एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। उसमें मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट पॉलीमर बनाएंगे और वो मोनोमर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब ये एडिशन कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, इसमें दो मोनोमर पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों के दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। यहाँ दो मोनोमर कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज 1,3 ब्यूटाडाइन एंड सेकंड इज एक्रिलोनाइट्राइल। तो देखिए जरा कैसे रिएक्शन होगी। तो आपने रिएक्शन कराई, ये लिया 1,3 ब्यूटाडाइन एन नंबर ऑफ मोल्स, एक्रिलोनाइट्राइल एन नंबर ऑफ मोल्स। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक्रिलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। रिएक्शन करवाया आपने, तो आप सबको मालूम है जब फर्स्ट और लास्ट बॉन्ड ब्रेक होंगे उनकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी फर्स्ट और लास्ट की, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 CH CH CH2, और यहाँ से भी जब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH CH CN हो जाएगा, CH2 CH CN हो जाएगा। ये एक तरह से ब्यूनाइन बन जाएगा। ये एक एडिशन को पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अब जो बच गया फोर्थ ऑप्शन सिलिकॉन, उसकी भी बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्थ क्या कह रहा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। किसका होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, डाइएल्किल सिलेन डायोल का। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपके पास, देखो स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन में से तीन जो थे वो तो कंडेंसेशन पॉलीमर थे। वो किसके पॉलीमर थे, उनके मोनोमर्स क्या थे, वो कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने देखा, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है वो भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट डे 2023 के लिए, 2024 के लिए, तो आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में, पिछले जेई मेन के पेपर्स में पूछे गए हैं, उनका करेक्ट आंसर क्या था और बाकी तीन आंसर करेक्ट क्यों नहीं थे। जब आप पूरा डिटेल में अच्छे से पेपर को समझ लेंगे, उसके आंसर्स को, उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो आपके लिए नेक्स्ट जेई के पेपर्स में, जेई के अंदर स्कोर करना इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम वैसे हमने किया, और मैं अपने हर पेपर में जो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां पे यही कोशिश करता हूँ कि आपको करेक्ट आंसर विथ सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाए, ताकि आपको उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी मिल जाए और बाकी तीनों आंसर क्यों करेक्ट नहीं है और उसमें क्या होता तो वो करेक्ट हो जाता, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप इस पेपर को जब अच्छे से देखेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, तो मैं पूरा उम्मीद है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक का जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो था उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच सेज ब्यूना एन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज ऑफ विच वेल नोन ड्रग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है, इनके स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हर बार देखो, एक बात तो तय है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, और मोस्टली चांसेस है कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। अब आपको बताना है कि जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो कौन से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। ए रेनिटिडीन, बी सेल्डेन, सी सिमेंटिडीन एंड डी कोडीन। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने से समझ में आ गया होगा काफी स्टूडेंट्स को कि किसकी स्ट्रक्चर है, सिमेंटिडीन की स्ट्रक्चर है। और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन देखिए। द गिवन स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ सिमेंटिडीन विच इज वेल नोन एंटासिड। ये एक वेल नोन एंटासिड है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिमेंटिडीन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
एमसीक्यूज टाइप जो सेक्शन ए है एमसीक्यू बेस्ड, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्वालिटेटिव एनालिसिस का। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस बार क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखिएगा जेई मेन में कि इन द फ्लेम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इन द फ्लेम टेस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स a green flame with blue center was observed. Which one of the following cations may be present? तो देखो क्या होता है स्टूडेंट, जब आप फ्लेम टेस्ट कराते हो तो फ्लेम टेस्ट के अंदर आपको उस कैटायन के लिए कलर याद होना चाहिए। तो यहाँ पे उसी पे क्वेश्चन स्ट्राइक किया गया है कि पर्टिकुलर आयन आपको देना है, पर्टिकुलर आयन आपको बताना है जिसके लिए ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर ऑब्जर्व होता है। आपके पास मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है तो आपको बताना है कि कौन से कैटायन के लिए होगा। तो पहले जल्दी से इसका ऑप्शंस देखते हैं और फिर करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ए कॉपर +2, बी Sr+2, सी Ba+2 एंड डी कैल्शियम +2। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आंसर ए। और इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, चारों सॉल्ट्स जो हैं उनके लिए कलर देखना होगा क्या है। तो एक बार देखिएगा जल्दी। जो फर्स्ट है कॉपर +2 उसके लिए ग्रीन फ्लेम मिलती है ब्लू सेंटर के साथ। Sr+2 उसके लिए क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम मिलती है।